नमस्कार दोस्तों, आर्ट और एडुटेन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी एक सीरीज चली हुई है पीजीटी ज्योग्राफी के लिए। उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे आज पढ़ेंगे। फोल्ड और फोल्ड सिस्टम क्या होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होती है, एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होती है। एंडो का मतलब होता है जो अंदर से, एक्सोजेनेटिक जो बाहर की फोर्सेज होती हैं। अब आप समझोगे कि एंडोजेनेटिक फोर्स कौन सी होती है और एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन सी होती है। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक आर फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोलॉजी। वो कंसेप्ट है जो आज की जो अर्थ सरफेस है उसको बनाने में जिसका सहयोग है वो इन दो फोर्सेस का सहयोग है। ठीक है। अब एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन कौन सी है। एंडोजेनेटिक फोर्स समझ लेते हैं पहले कौन सी होती है। स्लो मूवमेंट, दो तरीके की मूवमेंट होती है। अब यहां एक कंसेप्ट आता है कि कैटास्ट्रोफिज्म है या डायस्ट्रोफिज्म है। यानी कैटास्ट्रोफिज्म होता है सडन मूवमेंट, ठीक है, और स्लो मूवमेंट होता है डायस्ट्रोफिज्म, मतलब कि आराम आराम से। अब आप समझोगे कि अब वो स्लो मूवमेंट भी कितने प्रकार के होते हैं, सडन मूवमेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो, सडन मूवमेंट में होता है वोल्केनिज्म, एकदम से लावा फटके निकलता है। अर्थक्वेक एकदम से आता है। कल बताया था पी वेव, एस वेव, एल वेव। सबसे लास्ट में कौन सी आती है, एल वेव आती है। सबसे पहले कौन सी आती है, पी वेव आती है। वो सारी चीजें मैंने आपको कल डिस्कस की थी। आज है ये वोल्केनिज्म भी कल बताया था। वोल्केनिज्म क्या होता है, पूरे वोल्केनो जो लावा निकलने का प्रोसेस है उसको वोल्केनिज्म बोला जाता है। अब अगला है स्लो मूवमेंट यानी डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म का मतलब ये है कि इनडायरेक्टली जेम्स हटन, अगर आप ज्योग्राफी में जेम्स हटन जी को बोल रहे हो तो आपकी ज्योग्राफी का जो कंसेप्ट है वो वीक है। सबसे पहली बात, जेम्स हटन ने सबसे पहले स्लो मूवमेंट पर काम किया था। ठीक है। अब स्लो मूवमेंट किस प्रकार की, वर्टिकल कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग या फिर हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग। यानी एक तो कॉन्टिनेंट बनाए, कौन सी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, जो कॉन्टिनेंट बनाने का बात करती है। दूसरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इनडायरेक्टली तो प्लेट बन रही है ना, प्लेट बनी तभी तो आगे माउंटेन बनी, उसी कारण। अगला है हॉरिजॉन्टल माउंटेन बिल्डिंग। अब ये भी दो प्रकार के हैं। जो वर्टिकल कॉन्टिनेंट बिल्डिंग्स, एक अपवर्ड जाता है एक डाउनवर्ड जाता है। आपने जो देखा होगा, जो बोला जाता है कि जो श्री कृष्ण की द्वारका है वो पानी के अंदर डूब चुकी है, वो ये डाउनवर्ड है। अपवर्ड कौन सा है, अपवर्ड जो जिस वजह से वो कॉन्टिनेंट उठ रहा है ऊपर, वो यानी इंडिया का ईस्ट कोस्ट अपवर्ड मूवमेंट कहलाता है। समझ में आ गई। अगला है हॉरिजॉन्टल, फोर्स ऑफ कंप्रेशन और फोर्स ऑफ टेंशन। यानी एक इस साइड से फोर्स लगा और एक इस साइड से फोर्स लगा, तो दोनों का जो है वो कंप्रेशनल फोर्स है। और टेंशनल फोर्स कहता है दोनों तरफ से एक तरफ से खींच दे, वो टेंशनल फोर्स कहलाता है। ये पूरा एंडोजेनेटिक फोर्स था। अब एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या होते हैं, वो सारे फोर्स जो बाहरी शक्ति से काम करते हैं, यानी विंड, एयर, वाटर, ग्लेशियर्स, वो सारे एक्सोजेनेटिक के पार्ट हैं। अब हम समझेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेदरिंग। वेदरिंग किस किस प्रकार की, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। तीनों टाइप की वेदरिंग है, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। फिजिकल वेदरिंग कौन सी होती है, यानी देखो, आप डेविस बताऊंगा लास्ट में, डेविस और पेंग का कंसेप्ट बताएंगे। ये इन दोनों लोगों ने, इन दोनों ज्योग्राफर्स ने कहां काम किया है, ये इन्होंने फिजिकल जो वेदरिंग है उस पर काम किया है। इन्होंने कहा है रिफ्ट वैली बनेगी, वी शेप्ड वैली बनेगी, यू शेप्ड वैली बनेगी, डेल्टा बनेगा। फिजिकल चेंज किसकी वजह से, बाहरी शक्ति की वजह से। केमिकल चेंज, केमिकल, अब आपने सुना होगा कास्ट टोपोग्राफी, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, ठीक है। इस वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी इसको वाटर जब मिलता है, वैसे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर इसको वाटर मिल जाए तो ये जो है कास्ट टोपोग्राफी बिल्कुल पिघल जाती है, पानी की तरह बहने लगती है और पानी के साथ घुल मिलकर वहां का जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देती है। यह है केमिकल चेंज। और बायोलॉजिकल जो वेदरिंग है वो कौन सी है। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब है, अब आप समझो, ठीक है, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो प्लांट्स, यानी एक देखो, प्लांट की जो जड़ होती है, रूट्स होती हैं, वो बहुत नीचे तक जाती है, और वो नीचे जब जाती हैं तो वहां का जो स्ट्रक्चर है उसको खोखला कर देती है, यानी उसकी जो जड़ स्ट्रक्चर है उसको कमजोर कर देती है, जिस वजह से जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। ये बायोलॉजिकल चेंज है, ठीक है।
अगला है एनिमल्स भी करते हैं। जब हम भैंसों को चराते हैं, ठीक है, ग्रेजिंग कहते हैं जिसको, वहां से भी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, वो भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में आता है। अगला है इरोजनल, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर हो गया। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर भी इफेक्ट करता है। कई बार देखा होगा कि आपने जो नीचे का जो पानी है वो ऊपर आने लगता है, जिस वजह से वो तराई रीजन बन जाता है। तराई रीजन में क्या होता है कि वो मिट्टी है वहां की आगे चलने शुरू कर देती है, ये भी हो सकता है। ग्लेशियर, ग्लेशियर की मैं आपको बताऊंगा कि इरोजनल और डिपोजिशनल प्रोसेस कौन सी होती है। जैसे एस्कर होता है, ड्रमलिन होता है, ड्रमलिन, ठीक है, वो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, कौन सा इरोजनल है कौन सा डिपोजिशनल है। अगला है वेव एंड करंट, ओशियन वेव, सॉरी ओशियन करंट, ठीक है, और वेव्स। अब एक आता है यहां की टाइड, ठीक है, नीप टाइड है या स्ट्रिंग है, वो सारी टाइड्स की टाइप्स हैं, वो ओशियनोग्राफी में पढ़ेंगे। अब वेव, सबसे ज्यादा वेव कहां आती है, वेव का रीजन क्या है। और अगला है ओशियन करंट्स, रिवर लाइक स्ट्रक्चर जब अर्थ ओशियन में मिलता है उसको ओशियन करंट बोला जाता है। कौन कौन सा ओशियन करंट कहां है, कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है, एक पूरी एक पिक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप समझेंगे, ठीक है। अगला विंड, इसको ये बोला जाता है इओलियन, ठीक है, ये कहां मिलता है, अक्सर डेजर्ट्स एरियाज में मिलता है। इसकी जो सबसे फेमस जो स्ट्रक्चर है वो है, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, देखो ऐसे ऐसे, जैसे खुम्बी बोलते हैं ना, उस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, समझ गया आगे। अगला है डिपोजिशनल, रनिंग वाटर के डिपोजिशन क्या होता है, डेल्टा बनता है। ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से क्या होता है, और ग्लेशियर से, ग्लेशियर से मैंने आपको ड्रमलिन्स बताया, वीव एंड एयर से। ऐसे ही जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैं आपको पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊंगा कि आपसे पता लगे कि ये इरोजनल है या डिपोजिशनल है, ठीक है, क्योंकि वहीं से वो पूछता है कि इनमें से 3 इरोजनल दे देगा और 1 डिपोजिशनल दे देगा, वो पूछेगा कि इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है। अगला है, अब समझो, एंडोजेनिक फोर्स जो अंदर से निकलती है, उसका नेचर कैसा होता है। नेचर आर रेफर्ड एज कंस्ट्रक्टिव फोर्स, यानी जब ये फोर्स लगता है एंडोजेनिक, वहां से कुछ ना कुछ नया बनता है। कैसे, एमओआर, मिड ओशनिक रिज, हिमालय बना, ठीक है, ये चीजें, ठीक है। और एनर्जी सोर्स क्या है, जो नीचे जो लावा है, जो हीट है, वो एनर्जी सोर्स है उसका, हीट। कहां, कन्वेक्शनल करंट। देखो थ्योरी पढ़ाने का यही मकसद होता है हमारा। सबसे पहले अगर आपको थ्योरी पता है तो आपको आज ये चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। अगर मैं वहां, अगर इस पूरे टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाता, अक्सर क्या करते हैं टीचर्स, इस पूरे टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाते हैं कि एंडोजेनिक फोर्स क्या है। अगर हम आज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी की वहां बात करते तो आपको समझ नहीं आती। तो इस वजह से अगर जो हीट है वो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी आपको आसानी से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, कॉमन एग्जाम्पल अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस, ये 2 मेन एग्जांपल्स हैं। अगला एक्सोजेनिक फोर्स, जो बाहरी शक्ति से लगते हैं। कौन कौन से होते हैं, अब मैंने आपको बताया है, विंड होती है, रनिंग वाटर होता है, रिवर होती है, ग्लेशियर होता है, ठीक है, वेव्स होती है, टाइड होते हैं, वो सारे। अब एनर्जी सोर्स क्या है इसके, एनर्जी सोर्स जो एटमॉस्फेयर में जो लग रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, उन सबको, सोलर रेडिएशन से, यानी बाहर की एनर्जी जब एफर्ट्स लगाती है तो उस वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको एक्सोजेनिक फोर्स बोला जाता है। की एग्जांपल क्या, वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, 3 एग्जांपल्स हैं इसके। अब एक स्ट्रक्चर है, अब एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक में आप पूरा कंपैरिजन देख लो, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, ये इरोड करेगा, ये बिल्ड करेगा। अर्थ इंटरनल हीट, और यहां सोलर एनर्जी और एटमॉस्फेरिक प्रोसेस। अगला है अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, और लास्ट इंपैक्ट, सडन चेंज होगा। सडन चेंज यानी कंस्ट्रक्टिव, और यहां क्या हो, ग्रेजुअल चेंज होगा। ग्रेजुअल चेंज का मतलब ये है कि आराम आराम से चेंज होगा, यानी जेम्स हटन का कंसेप्ट लगेगा, डायस्ट्रोफिज्म वाला, यूनिफॉर्मिटिज्म, ठीक है। और जेम्स हटन पे जो बेस है वो डेविस और डार्विन पे भी आता है। आगे जब एलन सैंपल पढ़ेंगे थॉट्स के प्रोसेस में, उसको भी बताऊंगा कैसे कैसे जेम्स हटन है। और एक है
एक कांत का जो टॉपिक आएगा, जब हमबोल्ट हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें मैं रिलेट भी करूंगा, कैसे कैसे एक वरेनियस है उनको कैसे रिलेट करना है कांत और उससे, वो सारी चीजें। अब अगला है, अब हम फोल्ड पढ़ेंगे, कैसे कैसे जो फोल्ड सिस्टम बना है, कैसे कैसे दो तरीके से जो कंप्रेशनल फोर्स लगी है उस वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फोल्ड बोला जाता है। अब ये फोल्ड है, सिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल है, यानी अब इसको पूरा आगे समझेंगे, मैं उसको दोबारा इस पिक्चर पे आएंगे। एंटीक्लाइन क्या होता है? एंटीक्लाइन ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये एंटीक्लाइन, और ये जो नीचे बन गया ये सिंक्लाइन, यानी ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। ये मोनोक्लाइन, मोनोक्लाइन का मतलब क्या होता है? यानी देखो अब ये एक लिम्ब है और ये दूसरा लिम्ब है, यानी ये दो दीवारें हैं किस्म से, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने ऐसे खड़ी हैं, फोर्स से फोर्स लगा रही हैं, तो यानी सेम जब फोर्स लगाएंगे उसको मोनोक्लाइन बोला जाएगा। और रिकम्बेंट फोल्ड, यानी एक फोल्ड है वो ज्यादा जोर नहीं लगाएगा लेकिन दूसरा ज्यादा लगाएगा, तो उस केस में जो रिकम्बेंट फोल्ड कहलाया जाएगा। अगला है कोवेलेंट फोल्ड, ठीक है, वो एंगुलर फोल्ड लगेगा जिससे स्ट्रेट लिम्ब एक स्ट्रेट हो जाएगा और एक ज्यादा टेढ़ा हो जाएगा, उसको सेवरन फोल्ड बोला जाता है। अगला फोल्ड है आइसोक्लाइन। आइसोक्लाइन फोल्ड का मतलब आप क्या समझोगे? आइसोक्लाइन फोल्ड होता है जो दोनों पैरेलल हो। अब पैरेलल तो मोनोक्लाइन थे, लेकिन पैरेलल इन द सेंस ऐसे सीधे खड़े हो जाएं, यानी सेम जो दोनों का फोर्स है वो सेम होना चाहिए और सेम एंगल होना चाहिए। मोनोक्लाइन में एंगल सेम हो भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन यहां जो एंगल होगा दोनों में, दोनों फोर्स में, वो मोनोक्लाइन कहलाएगा, सॉरी आइसोक्लाइन कहलाएगा। एक पिग्मेटिक फोल्ड क्या होता है? जब इर्रेगुलर फोल्ड में इर्रेगुलर फोर्स लग जाए दोनों लिम्स में, दोनों दीवारों में। अगला है पैरासाइटिक, शॉर्ट वेवलेंथ, यानी कुछ जो फोर्स है वो दिखे, कैसे? शॉर्ट वेवलेंथ फोल्ड अकरिंग विद इन ए लार्जर वेवलेंथ फोल्ड, यानी एक पूरा ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे ये पूरी वेवलेंथ है, और इसमें कुछ हिस्से में अगर थोड़ा सा जो शॉर्ट वेवलेंथ में कुछ फोल्ड दिख जाए तो उसको पैरासाइटिक बोला जाता है। पैरासाइटिक का मतलब होता है डिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, मतलब विद इन द एरिया। अगला है डायस्फॉर्मिक मोनिक फोल्ड दैट अटर एडजेसेंट लेयर विद डिफरेंट वेवलेंथ एंड शेप्स। एक लेयर में तो फोल्ड चल रहे हैं और दूसरी लेयर में भी फोल्ड दिखे, उसको ये बोला जाता है। और स्लम्प फोल्ड टाइप ऑफ मोनोक्लाइन फोल्ड फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के दौरान, यानी जब कोल बना, जो कोल है वो जब वो बन रहा था उस समय जो फोल्ड सिस्टम दिखा है ये स्लम्प फोल्ड वहां का है। ये पूरी स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसके मैंने एग्जांपल भी लिख दिए है आगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? ओल्डेस्ट, यंगेस्ट, कैन बी सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल। देखो मैंने आपसे पहले बताया था मोनोक्लाइन में जरूरी नहीं है कि सेम एंगल होगा, लेकिन आइसोक्लाइन में ये जरूरी है कि एंगल सेम होगा। अगला है ओपन लीड्स टू सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन इन वन लाइन लिम्स, यानी एक में ज्यादा लिम्ब होगा। अब इसका जो एग्जाम्पल जो ये है, अब ये देखो, ये हो गया सिमेट्रिकल, दोनों एक एंगल, एसिमेट्रिकल एंगल जरूरी नहीं है सेम है, यानी ये मोनोक्लाइन भी हो सकता है। अब है ओवरफोल्ड। अब देखो ओवरफोल्ड का मतलब ये है, ओवरफोल्ड, अब यहां देखो आइसोक्लाइन ये हो गया, रिकम्बेंट देखो, ये इसने ज्यादा जोर लगाया, इसका कम लगा क्योंकि इसके प्रेशर में आया है। और सेवरन फोल्ड यानी एक नुकीली जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और अगला है ओवरटर्न, इसको पूरा मोड़ के ऊपर ले आएगा, एक लिम्ब को दूसरे के ऊपर चढ़ा देगा, ये ओवरटर्न फोल्ड कहलाता है। ये था पूरा फोल्ड। और अब हम पढ़ेंगे फोल्ड, किस किस टाइप का फोल्ड होता है। फोल्ड था कंप्रेशनल, ठीक है, और फोल्ड होता है बीच में से तोड़ना किसी पार्ट को। अब जो फोल्ड पड़ा है वो एक पार्ट को पूरा जोर लगा के जोड़ना, और फोल्ड क्या होता है? एक पार्ट को दो भागों में तोड़ना, उसको फोल्ड बोला जाता है। और अब मैं आपको बता देता हूं फोल्ड कितने प्रकार का है। फोल्ड बहुत प्रकार का होता है, लेकिन जो मेनली जो माना जाता है वो तीन प्रकार का माना जाता है, नॉर्मल फोल्ड, रिवर्स फोल्ड और स्ट्राइक स्लिप फोल्ड, यानी एक दूसरे के साइड में निकल जाना, उसको ट्रांसफॉर्म भी बोला जाता है, वो हम समझेंगे। अब समझो आप नॉर्मल फोल्ड क्या होता है। अकरिंग व्हेन द हैंगिंग वॉल मूव डाउनवर्ड रिलेटिंग द फुट वॉल। अब एक बार देख लेते हैं इसका, ये बन जाता है,
यानी एक फोल्ड नीचे धस जाता है। किस वजह से आप मानते हो? क्योंकि वो जो फोर्स लगता है उस वजह से। रिवर्स फोल्ड में क्या होता है, ये दोनों को पिचक दे, यानी इसको पूरा जो बाहर से फोर्स लगा दे, और क्या स्ट्रक्चर बनेगा वो आपको बता देता हूं मैं। ये वैली का काम करेगा और ये ब्लॉक माउंटेन का काम करेगा। मेनली जो फोल्ट में जो माउंटेन बनती है वो ब्लॉक माउंटेन बनती है, यानी रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन बनती है। अगला है थ्रस्ट, रिवर्स फोल्ट का टाइप है, लेकिन जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम है। अब वो समझो कैसे। ये जो स्ट्रक्चर है, यहां जो ये जो एंगल बना ना, ये एंगल ये 45 डिग्री से कम होगा तो उसको थ्रस्ट बोला जाएगा, लेकिन पार्ट रिवर्स फोल्ट का ही है। अगला है स्ट्राइप स्टिक, जब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है ये साइड बाय हो जाए, यानी कल भी बताया था ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ये उसका ही एक रूप है। इसको फोल्ट में मान लो, इसको या फिर फोल्ड में मान लो, फोल्ड माउंटेन मान लो, लेकिन ये ऐसे ही होता है, एक दूसरे के साइड से निकल जाता है तो उसको फोल्ड बोला जाता है। ईसी बुलार्ड एक का कंट्रीब्यूशन है, कहां है कंट्रीब्यूशन वो आपको बता देता हूं। इन्होंने रिफ्ट वैली के ऊपर एक अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जो आज के दिन जो अफ्रीका में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है रिफ्ट वैली को लेकर, कहां बना हुआ है, जो इजिप्ट, केनिया, सोमालिया, यहां तो जो स्ट्रक्चर जो ये वाला पार्ट है ये अलग हो रहा है अफ्रीका से। पिक्चर है, मैं पूरी दिखाऊंगा, देखो ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग हो रहा है, और अलग यहां एक किस्म से जो टेथिस सी, जो मेडिटेरियन सी के रूप में जाना जाता है आज, वो सारा स्ट्रक्चर आज बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस में एडवर्ड जो बुल्ड थे, ईसी बुल्ड, उन्होंने ये दिया था कि अब जो स्ट्रक्चर है, जो रिफ्ट वैली का स्ट्रक्चर है, ऐसे बन रहा है, और ये एक ना एक दिन ये पूरा आइलैंड या फिर पूरा कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, रिफ्ट वैली क्या होती है, रिफ्ट वैली बनती कैसे है? दो बातों से बनती है, या तो वो टेक्टोनिक मूवमेंट हो जाए, यानी कब, जब जो ट्रेंच होती है, जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है, जो ऐसे जो बनती है, यहां जो बनेगी, जो ट्रेंच बनती है यहां, उसको भी कई बार रिफ्ट वैली का रूप ही माना जाता है। और दूसरा फोल्ट में तो बनती है, जैसे अब मैंने आपको करवाया है, ये दो स्ट्रक्चर बन गया, ये जो वैली है ये रिफ्ट वैली है, और जो इसका मेन जो इंपॉर्टेंट इंडिया में देखा जाता है, नर्मदा और तापी रिवर है, दो रिफ्ट वैली से चलती है। और किस किस के बीच में चलती है? नर्मदा ऐसे तो चलेगी, विंध्यास, ये नर्मदा, ये सतपुड़ा, और ये नीचे तापी, चारों का एक स्ट्रक्चर है। सबसे जो लंबी जो वेस्ट में जो रिवर जाती है वो नर्मदा ही है इंडिया में, ठीक है। उसका बाद तापी है, और एक साबरमती है, एक लूनी है। लूनी रन ऑफ कच्छ में ही रह जाती है, वो आगे नहीं जाती। और जो गोदावरी है वो अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा के वहां महाराष्ट्र से निकलती है। अमरकंटक से जो नर्मदा जहां से निकलती है, नर्मदा जहां से निकलती है वहां से सोन भी निकलती है। और एक जो रिवर है जो उड़ीसा से जाती है, उसका आप नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ये था बुलार्ड का कंट्रीब्यूशन, ये पूरा मैंने दिया। और इसका जो थ्योरी का जो कंट्रीब्यूशन है, आप याद रखना, वो पूछ लेगा कि रिफ्ट वैली में किस ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन है, उसका नाम है बुलार्ड जी। और इनका क्या था कि जो रोल ऑफ मेंटल डायनामिक इन ड्राइविंग एक्सटेंशनल फोर्स, जिस वजह से जो फोर्स लग रही है उसमें तो रिफ्ट वैली बन रही है, वहां इसका कंट्रीब्यूशन था। और वोल्केनिक इरप्शन एसोसिएटेड विद रिफ्ट वैली, वोल्केनिक इरप्शन हो सकते हैं रिफ्ट वैली में, ये पूरा कंट्रीब्यूशन बुलार्ड जी का था। अब एक लास्ट, क्योंकि जो पीजीडी एस्टेट का पेपर है वहां ये चीजें नहीं दे रखी हैं, लेकिन मैं एक स्टेप आगे पढ़ा रहा हूं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको वो चीजें पता हो। सबसे पहली बात कि डेविस और पेंग का कंसेप्ट है, रिवर को लेकर है। डेविस ने क्या कहा था? डेविस ने यह कहा था कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, तीन बेसिस पर रिवर काम करती है। और टाइम उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे है? वो यंग, मिडल और ओल्ड एज से गुजर के जाती है। उसने जो जोर दिया वो टाइम पर दिया कि कैसे कैसे जो रिवर है यंग स्टेज में कैसा बिहेव करती है, मिडल में कैसा करती है, और ओल्ड एज में कैसा बिहेव करती है। वही जब पेंक ने उसका जो विरोध किया और अपनी एक थ्योरी निकाली, तो वहां ये पता लगा कि जो पेंक है वो कैसे काम कर रहे हैं। अब हम समझेंगे। मोनोसाइक्लिक है डेविस का कंसेप्ट, और पेंक का जो कंसेप्ट है वो पॉलीसाइक्लिक है। स्टेजेस
यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। लेकिन पेंक ने जो अपना साइकिल ऑफ इरोजन दिया है उसमें ऐसा कोई नहीं रखा है कि हम कोई एज रखेंगे, यंग, मैच्योर और ओल्ड एज, ऐसा कोई एज रखने का उनका कोई विचार नहीं था। ठीक है, अगला अपलिफ्टमेंट कैसे हुई। डेविस का मानना था कि अपलिफ्टमेंट एकदम से हुई है और उसके बाद इरोजनल प्रोसेस शुरू हुई है, लेकिन जब पेंक का मानना यह था कि इरोजनल जो प्रोसेस है और जो एकदम से अपलिफ्ट की प्रोसेस है वो साथ साथ थी। जैसे जैसे अपलिफ्टमेंट होती गई ऐसे ऐसे इरोजनल होता गया। एक टाइम पर इरोजनल रुक गई, सॉरी अपलिफ्टमेंट रुक गई और इरोजनल वहां पर अच्छे से अपना काम करना शुरू कर दिया, जिस वजह से जो स्ट्रक्चर है लास्ट में जो डेल्टा बना है वो पेंक ने ऐसे बनाया है। अगला एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट क्या है? पेनी प्लेन है। एक याद रखना कि जो पेनी प्लेन का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, और एंड पेंक का जो एंड प्रोडक्ट था इस साइकिल ऑफ इरोजन में वो क्या था, क्योंकि ये मेन जो बातें हैं पीजीटी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जब अगर पीजीटी जो पेपर है ज्योग्राफी का दोबारा होता है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां आई हुई हैं हरियाणा में, हम वहां इसको अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो है राइटिंग प्रोसेस। मैं ये चाहता हूं अगर आपने यहां से ज्योग्राफी की है तो आपको जो लिखने में जो दिक्कत है वो कभी ना आए। ये आप इसका क्लिक भी कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप जब कभी कंपैरिजन कहीं लिखना पड़ जाए तो आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। ठीक है, टाइम डिपेंडेंसी मैंने बता दी। डेविस के स्टेज में टाइम डिपेंडेंट काम करता है, अदरवाइज पेंक में ऐसा नहीं है। पेंक ने कहा कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, उस सीक्वेंशियल प्रोसेस, उन्हें एक डेफिनेट पाथ को फॉलो किया डेविस ने, लेकिन पेंक ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जैसा डेविस है उसके बिल्कुल अपोजिट है पेंक की डेफिनेशन। और लास्ट है फोकस ऑफ स्टडी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और इसने पेंक ने क्या किया, इंटरेक्शन बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड डिग्रेडेशन कैसे कैसे काम किया। ये जो पूरा प्रोसेस है डेविस और पेंक का, ये मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये हमारा पूरा कंसेप्ट था डेविस और पेंक को लेकर। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आप ज्योग्राफी हमसे पढ़ रहे हैं तो कुछ पोर्शन है मैं आपको रिलेट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर आप यहां समझ लोगे तो आपको दोबारा जो पार्ट है नहीं समझना पड़ेगा। हम पूरे एस्टेट को कवर करवा रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, जितना आपको करवाया जा रहा है उतना करो। थैंक्स टू ऑल, सब्सक्राइब माई आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद दोस्तों।